बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो पिछला वाला पार्ट था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। उस पार्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए, उसकी थ्योरी कर ली और उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। तो उस पार्ट को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले चैप्टर की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला पार्ट जो था कूलाम का नियम था वैद्युत क्षेत्र, वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड जो यूनिट है हमारी क्या है बेटा, वो है हमारी वैद्युत तथा गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय या नियम कहते हैं। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम आपको इस पार्ट के बारे में बताएंगे जो आगे आपके इस पूरे पार्ट में यूज होंगी, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नंबर 1 खरीद डालिए। नंबर 1 जो पहला बेटा क्या है हमारा, क्षेत्रफल वेक्टर। क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर ये क्या होता है बेटा, इसको देखते हैं। क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। जब हम कोई लंबाई या चौड़ाई गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकाल आता है। ऐसे सर्किल का निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो कोई ऐसा क्षेत्रफल जो बेटा क्या हो, समतल हो, ये नहीं कि गोल वाला क्षेत्रफल, ऐसा नहीं, ठीक है। हम समतल क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर कोई समतल क्षेत्रफल है बेटा, ये समतल क्षेत्रफल ये है, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल कहें, कुल क्षेत्रफल इसका कितना, मान लिया हमने क्षेत्रफल ए है, कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, ए है, क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो इस क्षेत्रफल की बेटा अगर ए इसका परिमाण है तो साथ ही साथ इसकी दिशा भी एक होती है, इसकी दिशा भी होती है। और वो दिशा किधर होती है, बिल्कुल जहां क्षेत्रफल है, जिस सरफेस पे या जिस प्लेन पे या जिस समतल पे वो क्षेत्रफल है उसके जस्ट ऊपर यानी उसके 90 डिग्री कोण पे अगर हम ऊपर जाएं तो हमको मिलेगा। परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर हम माने कि ये कोई क्षेत्रफल है जो ऐसे कोई प्लेट है जिसका क्षेत्रफल ऐसे रखा है, तो इसके ऊपर की जो दिशा होगी ये इसका क्या होगा बेटा, इस क्षेत्रफल की दिशा कहते हैं। क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी बेटा, ये होगी। तो क्योंकि अब क्षेत्रफल की दिशा भी है और इसका परिमाण भी है, तो इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो इस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी बेटा ये होगी। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होगा ए, इसको क्या लिखेंगे, ए और एन कैप। एन क्या लिखा था बेटा, इसकी दिशा, ये एन है, ठीक है, ये एन कैप की दिशा है। तो ए इंटू एन कैप लिखेंगे इस वेक्टर को। ए इंटू एन कैप जो ये क्षेत्रफल हुआ ये दिखाएगा इसके वेक्टर को, ए इंटू एन कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर हुआ। वेक्टर सब लोग जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है, परिमाप और दिशा दोनों होती है। तो यहाँ वेक्टर अगर ए वेक्टर लिखें, इस क्षेत्रफल का वेक्टर अगर हम लिखें तो ए इंटू एन कैप, ये कहाँ होगा बेटा, इस दिशा में होगा। किस दिशा में, इस दिशा में। तो ये इसका वेक्टर हुआ। तो कोई भी अगर मान लीजिए यह हथेली है, इसका अगर क्षेत्रफल है जो ये भी क्षेत्रफल है, तो इसका दिशा किधर होगी, दिशा किधर मानते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। या ऊपर मान लेंगे या नीचे मान लेंगे, बिल्कुल जस्ट इसके 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है। एक तो इधर मान सकते हैं या इधर मान सकते हैं, ठीक है। या अगर ऐसे क्षेत्रफल ये रखा है कोई चीज, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इधर दिशा हो सकती है या इधर दिशा हो सकती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इसका दिशा हम मानते हैं। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। अब बात करते हैं बेटा कुछ ठोस कोण की, ठोस कोण की बात करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो अब बात करते हैं घन कोण की। घन कोण क्या होता है, आप सभी ने 11th में पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल, घन कोण पढ़ा होगा या ठोस कोण पढ़ा होगा, कई सारे नाम से पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, पहले ही चैप्टर में है। तो अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, बहुत लोगों को पता होगा ठोस कोण क्या होता है। जिसको नहीं पता है वहां पर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो बेटा, कोण जो हम नापते हैं, कोण क्या होता है, कोण हम सभी जानते हैं कि किसी भी अगर हम त्रिभुज का या कोई भी ऐसी दो रेखाएं अगर मिल रही हैं, ठीक है, ये रेखाएं मिल रही है, तो कोण हम मापते थे, यहाँ पर कहते थे 60 डिग्री का अंश का कोण है इसका, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण का अंश हो गया। तो ये जो कोण था बेटा क्या है, ये एक तरह का फ्लैट, मतलब एक तरह की 2D सरफेस में हम इस कोण को नापते हैं, ठीक है। 2D मतलब क्या, कोई दो रेखाएं चल रही हैं तो इनके बीच का कोण नाप लिए। लेकिन अगर हम कहें कि कोई चीज 3D में हो, 3D में मतलब कि अगर हम कहें कि कोई गिलास में अगर आप कोण नाप के दिखाइए तो नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि गिलास तो गोल गोल होता है। अगर वो दो चीज में होता, 2D में होता, तो हम बता देते कितना कोण है, ठीक है, जब दो रेखाएं मिल रही है तो कोण। लेकिन जहां पर कोई चीज 3D में आती है, जो 3D में होती है, तो उनके बीच का कोण हम कैसे बताएंगे, वहां पर भी एक कोण होता है। तो उस वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सभी आपको हम बताते हैं। तो बेटा घन कोण की शुरुआत हम यहां से करते हैं। हमने कहा कि देखो, हमने कहा एक गोला है, क्या है बेटा, एक गोला, ठोस गोला है, गोला क्या है, ये गोला है, ये गोला है पूरा, ठीक। हमने कहा इसके केंद्र से हमने यहाँ पर एक इसका थोड़ा सा भाग ऐसे काट लिया ऊपर का, ठीक है, थोड़ा सा भाग काट लिया, समझ रहे, एक गेंद है, गेंद के ऊपर थोड़ा सा भाग हमने काट लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा बेटा, एक क्षेत्रफल हमने काटा, मान लो छोटा सा पार्ट काटा तो इसको हमने कह दिया डीए, क्या कह दिया, डीए। अब ये डीए जो हमने पार्ट काटा, ये पूरा डीए जो है
ये क्या करेगा बेटा, अगर ये काटेगा इसकी रेखाओं को हम मिलाएं, ठीक है, अगर हम इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, ठीक है, सामने और अंदर वाले को भी मिला देते हैं। हम कहा अंदर वाले जो है ये कुछ ऐसे आ रहा है, अंदर वाला को हम मिलाएं तो ये कुछ ऐसे ये करके यहाँ आ जा रहा है। कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या 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 क्या? तो हम देखते हैं कि जब ये गोला हमने काटा तो इसकी चारों तरफ की जो रेखाएं मिला रही हैं, जो सेंटर पे केंद्र पे आ रही हैं, तो यहाँ भी क्या बेटा एक तरह का हम ऐसे उन रेखाओं को मिला के एक गोला यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक गोला नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। मतलब जो ऐसा समझिए जो कोन है या हमारा जो जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं, कुछ ऐसे ही होता नहीं होता है, ऊपर से गोल और नीचे भी तो बेटा यहाँ गोल गोल ही होता है, नीचे भी गोल। अगर यहाँ से हम काट दे तो गोल गोल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो अगर हम इन सारी रेखाओं को मिला रहे हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ये इधर मिल गई इधर मिल गई, तो नीचे भी क्या होगा, गोल होगा। अगर हम इसको बढ़ा दें, इस जो गोलाई है ऐसे काटेंगे, ये गोलाई ऐसे ही तो है, अगर हम इसको बढ़ा दें तो ऊपर का ये क्षेत्रफल भी हमारा क्या बेटा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो बेटा ये जो कोण हुआ, ये गोलाई में जो कोण हुआ, इसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसे घन कोण। जो हमारा 3D में आएगा गोलाई वाला कोण, ये कोण जो हमारा हुआ इसे कहते हैं बेटा घन कोण। जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना घन कोण आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये जो कोण बनेगा ये वाला गोलाई वाला, इसे कहते हैं घन कोण। तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये एक गोला लिया और गोले के केंद्र से हमने एक क्षेत्रफल काटा और क्षेत्रफल से जब रेखाएं मिलाई हमने, तो बेटा क्या हुआ, एक यहाँ पर गोला बना, जिसको कहते हैं घन कोण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर मान लो कि ये जो हमने गोला काटा है, गोला काटा है, ये इससे कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। यहाँ से केंद्र से r दूरी पर हमने गोला काटा, ठीक है, इसके उसके ऊपर है, ठीक है। तो r का दूरी पर गोला काटा। तो जो हमारा घन कोण होता है, W होता है, इसे W से लिखते हैं, ठीक है। ये घन कोण जो होगा DW, क्योंकि बेटा छोटा सा एरिया काटा है तो ये छोटा सा ही तो बनेगा DW। तो DW जो हमारा होगा ये क्या होता है, DA अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। क्या होता है, DW जो छोटा सा घन कोण बनेगा ये क्या होगा, DA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इसको अगर निकालना हो तो क्या, कितना क्षेत्रफल हमने काटा और कितनी त्रिज्या पर हमने क्षेत्रफल काटा है वो कर देंगे तो हमारा घनकोण निकल के आ जाएगा। इसका जो हमारा होता है, इसका जो हमारा होती है यूनिट होती है, यूनिट में इकाई होती है, इकाई होती है, उसे कहते हैं स्टेरेडियन। क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। जरा देखिएगा, स्टेरेडियन यानी इसका जो जैसे उसको नापते थे कोण को तो कहते थे अंश में नापते थे या रेडियन में नापते थे उस कोण को, यहाँ पर इसको कहते हैं स्टेरेडियन, जो इसका मापने का जो इकाई है। तो जो स्टेरेडियन है, इसको अगर हम डिफाइन करें स्टेरेडियन क्या होता है, तो स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी, ये लिखिए जरा। स्टेरेडियन क्या होता है कि अगर हम इसके क्षेत्रफल को काटते हैं, जितना क्षेत्रफल हमने काटा, ये क्षेत्रफल हमारा कितना हो, इसकी जो त्रिज्या है इसका स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल अगर इसका हम काटे हैं, कितना, मतलब फिर समझिएगा, अगर जितनी इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या का डबल गुना कर दें, मतलब सर 2 घात लगा दें, तो जितना मान आए उतना ही क्षेत्रफल हम यहाँ पर अगर काटते हैं, ठीक है, तब जो कोण बनता है, तब जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। क्या होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। ये बात समझ में नहीं, समझ में आई। 1 स्टेरेडियन मतलब क्या, अब देखो हमने कहा कि अगर किसी गोले के पृष्ठीय भाग पर ऐसा क्षेत्रफल काटा जाए जो उस गोले की त्रिज्या का वर्ग के बराबर हो तो वह क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर एक स्टेरेडियन का घन कोण या इसको क्या कहते हैं बेटा, घन कोण बनाएगा।
तो ये तो हो गया हमारा किसका, एक स्टेरेडियन की बात हो गई। कितनी, एक स्टेरेडियन की बात कितनी होगी हमने पता कर ली। अब हम कहें कि ये जो हमने गोला लिया है, इस गोले का अगर हम पूरा निकालें कितना कितना घन कोण इस गोले का होगा तो कैसे होगा, फॉर्मूला वही है। क्या करना होगा, हमने कहा इस गोले का पूरा क्षेत्रफल ले लो और उसकी त्रिज्या से भाग कर दो, ठीक है, यही तो होगा। तो हमने कहा अगर इस गोले का हम निकालते हैं, क्या इसका निकालते हैं, इस गोले पूरे गोले का हम निकालते हैं घन कोण तो कितना होगा, देखो यहाँ पर डी ए क्या होगा, इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया। तो ऊपर क्षेत्रफल लेते हैं जितना हमने पहले जब स्टेरेडियन की बात की थी, एक स्टेरेडियन तो हमने छोटा सा भाग करा था। अगर हमको पूरे गोले का पता करना है तो इसका पूरा क्षेत्रफल लेंगे। तो पूरे क्षेत्रफल तो हम यहाँ पर तो जो हमारा ये बनेगा स्टेरेडियन कोण बनेगा, ये पूरे का कोण बनेगा। और इसको क्या कहेंगे बेटा, डब्ल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, डब्ल्यू। डी डब्ल्यू ने छोटा सा दिया था, तो जब पूरे का ले रहे हैं तो क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल यानी ए और बटे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या अगर हमने आर ले ली, इसकी पूरी की त्रिज्या कितनी है तो आर स्क्वायर। आप देखते हैं ए जो होगा इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, इसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या आर है और नीचे क्या है बेटा आर है तो आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक चीज पता चली कि जो गोले की जो हमारे जो क्या सॉलिड एंगल या घन कोण होता है वो कितना होता है, वो डब्ल्यू जो होगा हमारा कितने को होता है 4 पाई के बराबर होता है। यानी जो इसका घन कोण होगा पूरा वो 4 पाई के बराबर होता है। यानी गोले का जो घन कोण होता है कितना होता है 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो कुल कोण हम यहाँ पर होगा कितना होगा 4 पाई होगा। और अगर छोटा ड्राम काट दे तो वो अलग अलग कितना रेडियन होगा वो हम निकाल सकते हैं किससे, डीए अपॉन आर स्क्वायर से। अब एक चीज और देखते हैं, हमने कहा जो क्षेत्रफल कट रहा है, हमने कहा क्षेत्रफल बिल्कुल उसके बिल्कुल सीधा नहीं कट रहा है। मतलब कि हमने कहा क्षेत्रफल कुछ हमने काटा लेकिन क्षेत्रफल टेढ़ा कर दिया, ठीक है। हमने कहा ये केंद्र है और क्षेत्रफल बिल्कुल इसके सरफेस न करके कुछ हमने क्षेत्रफल ऐसे काट दिया। काटना चाहिए था ऐसे, ठीक है। हमने क्षेत्रफल काटा इसकी सतह पे काटते हैं, हमने कहा छत पे काटना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये बनता, लेकिन क्षेत्रफल सीधा ना होकर थोड़ा टेढ़ा बन गया। टेढ़ा कैसे बन गया, क्षेत्रफल हमने थोड़ा सा इस तरह काट लिया, देखिए इस तरह काट लिया, इस तरह काट लिया क्षेत्रफल, दिख रहा है। क्षेत्रफल हमने इसको अंदर ले आते हैं ताकि पता चले, समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम अंदर काट बना देते हैं। हमने कहा ये गोला है, गोला का ऊपर भाग है, यहाँ पर हमने कोई एक भाग काट लिया गोले के, तो क्षेत्रफल से हमने यहाँ पर काटा कोई भाग, एक ये तो सीधा हमने काट लिया, ठीक है, ये तो हमारा आ गया। लेकिन अगर हम ऐसा ना काट के कैसे काटते बेटा, हम इस गोले को ऐसे काट ले, थोड़ा तिरछा काट लें, यहाँ का क्षेत्रफल ये बात समझ ये काट लें, तब कंडीशन में क्या होगी। अब देखो अगर हम सीधा काटते जगह तो डी डब्ल्यू हमारा कितना होता, डी डब्ल्यू बराबर डी ए जो इसका एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता। लेकिन अब जब हमने इसको ऐसे काट लिया, ठीक है, तो ये देखो ये कुछ ऐसे हो गया, हो नहीं गया, ये ऐसे कुछ हो गया। तो एरिया तो हमारा यही था, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका त्रिज्या हो गई, ये आर हो गया। और क्षेत्रफल हमारा अगला ये वाला हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना था, हमने कहा डीए था, क्षेत्रफल कितना था डीए था क्षेत्रफल। तो और इसकी जो दिशा थी बेटा क्या थी, बिल्कुल ये जो हमारा ये काटा है हमने क्षेत्रफल काटा है, इसके बिल्कुल बाहर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, ये हमारी दिशा है इसकी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने डी अपॉन आर स्क्वायर निकाल लिया था। लेकिन जब हमने इसको ऐसे क्षेत्रफल को थोड़ा टेढ़ा काट लिया तो क्या होगा बेटा, जो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी बेटा, इधर की तरफ होगी नहीं है एन की दिशा। तो एन की दिशा अगर इधर की होगी तो कोण कितना बन गया बेटा, ये वाले से ये कितना इधर चला गया, थीटा डिग्री चला गया। कितना बेटा, थीटा डिग्री चला गया। ध्यान रखना है, थीटा डिग्री इधर घूम गया, हमारा क्षेत्रफल किधर घूम गया, थीटा डिग्री इधर घूम गया, ठीक है। तो अब जो इसका क्षेत्रफल हमारा आएगा, अब जो क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो क्षेत्रफल क्योंकि बेटा अभी ऐसे मुड़ गया, इधर की तरफ हो गया, क्षेत्रफल होना चाहिए ऐसे, लेकिन क्षेत्रफल अब ऐसे हो गया। लेकिन ये जो कहता है अगर इसको ओमेगा निकालना है या फिर तुम्हारे डी डब्ल्यू निकालना है तो क्षेत्रफल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सीधा की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन ये तो मुड़ गया। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस क्षेत्रफल का एक कंपोनेंट हम इधर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डीए हमारा ये वाला है, डीए का एक कंपोनेंट हम सीधा ले लेंगे, मतलब इधर की तरफ ले लेंगे, सीधा बना लेंगे। तो जब सीधा लेंगे तो अगर ये ए इधर है, डी ए इधर की तरफ है इस दिशा, ठीक है। और जब इसको इधर को सीधा लाएंगे तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इसका, डीए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। हमने बताया थीटा हो तो कंपोनेंट लेते हैं तो थीटा में कॉस थीटा में आ जाता है, ठीक है, थीटा की तरफ। तो अगर ये क्षेत्रफल की दिशा इधर थी, इसको हम सीधा लाके ऐसे करें तो कितना हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। तो इसका जो ये क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, अगर इस क्षेत्रफल में लेके आए तो कितना हो जाएगा, ये डीए कॉस थीटा हो जाएगा। कितना, ये डीए कॉस थीटा हो जाएगा, डीए कॉस थीटा।
ये अगर ये डी ए था तो ये कितना हो गया, सीधा करेंगे तो डी ए कॉस थीटा। तो जो डी डब्ल्यू हमारा बन के आएगा बेटा क्या होगा यहाँ पर, जिसका डी डब्ल्यू की वैल्यू के लिए कितना होगा, यहाँ पर डी डब्ल्यू होगा बराबर हमारा, डी डब्ल्यू होगा डी ए की जगह क्या होगा, डी ए कॉस थीटा और वित्ते आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो यानी कि थीटा अगर जो हमारा क्षेत्रफल है बिल्कुल सीधा ना होकर टेढ़ा हो गया थीटा डिग्री से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या फिर इसको अगर हम लिखना चाहें तो डी ए डब्ल्यू बराबर क्या होगा, अगर कॉस थीटा को हटा दें तो क्या हो जाएगा बेटा, डी ए और एन कैप। ठीक है, डी ए डॉट एन कैप, ये हमारा हो गया, ये इसका हो गया, अच्छा डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका फॉर्मूला आ गया जो हमारा पृष्ठा ऐसे मुड़ा हुआ है। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे पढ़ाएंगे चीजें आगे आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, हमने जो क्षेत्रफल लिया है वो थोड़ा तिरछा ले लिया है, थीटा डिग्री से क्षेत्रफल झुक गया है, तो उसको सीधा करने के लिए हमने इसका डी ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उस क्षेत्रफल का लिया, ताकि ये बिल्कुल इसके सामने आ जाए और हम यहाँ से फॉर्मूला लगा सके। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आता है तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अब बात करते हैं किसकी, वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स के हमारे यहाँ पार्ट जो है, लेसन जो है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो पहले हम वैद्युत फ्लक्स की यहाँ बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, कोई एक क्षेत्रफल ले लें, कोई क्षेत्रफल ले लें, हमने कहा ये क्षेत्रफल ले ली, हमने एक क्षेत्रफल ले लिया बेटा, यहाँ पे ये क्षेत्रफल हमने ले लिया, एक क्षेत्रफल ले लिया हमने यहाँ पर, इसको पूरे से बनाते हैं। ठीक है, एक क्षेत्रफल हमने ले लिया यहाँ पर ये। ठीक है, ये एक कागज टाइप का है, कुछ कागज टाइप का है ये, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। तो एक क्षेत्रफल हमने ले लिया बेटा यहाँ पे, ये कुछ कागज टाइप का है क्या, ठीक है, कागज टाइप का है, समझिए अंदर की तरफ ऐसे कागज रखा है। तो इस कागज में अगर इस कागज को हम किसी वैद्युत क्षेत्र वाले जगह पर रख दें, जहां वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं हैं, उस जगह पर हम रख दें तो हम देखेंगे कि इससे कितनी ज्यादा वैद्युत रेखाएं पार हो रही हैं, कितनी ज्यादा वैद्युत रेखाएं इस क्षेत्र से इस क्षेत्र से निकल रही हैं। जितनी ज्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, कहेंगे कि उसका वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा है। यानी अगर समझो कि यहाँ पर हम 3 रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं 3 निकल रही हैं, इसी क्षेत्रफल को लेके गए हम कहीं और रख दिए और वहां से 4 वैद्युत बल रेखाएं इतने क्षेत्रफल में से ही निकल रही हैं, तो मतलब कि वहां पर वैद्युत फ्लक्स ज्यादा है। तो वैद्युत फ्लक्स कुछ नहीं होता है, किसी एक क्षेत्रफल में कितनी सारी रेखाएं उस क्षेत्रफल से निकल रही हैं, उसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ध्यान रखिएगा, कितनी वैद्युत बल रेखाएं किसी एक क्षेत्रफल से निकल रही हैं उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर इसी क्षेत्रफल को उठा के हम किसी दूसरी जगह रख दें जहां पर वहां पर 4 रेखाएं निकल रही हैं वैद्युत बल की, तो वहां का वैद्युत फ्लक्स ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, एक तरह का हम काल्पनिक मानते हैं। काल्पनिक क्या मानते हैं, एक पृष्ठ मानते हैं कि उस काल्पनिक पृष्ठ से, मतलब वाकई में नहीं होता, हम एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं कि अगर हम इतना पृष्ठ यहाँ पर रख दें तो कितनी बल रेखाएं वहां से पास कर रही हैं, कितनी निकल रही हैं, उसे कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब जरा वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो बेटा जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम किससे निरूपित करते हैं फाई ई से, इसे निरूपित करते हैं। मतलब अगर वैद्युत फ्लक्स लिखना है तो इसको हम निरूपित करेंगे फाई ई से। ये इसको निरूपित करने का तरीका होता है फाई ई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा क्या होता है, जो ये होती है क्या होती है, एक तरह की अदिश राशि होती है। कैसी? अदिश, मतलब कि इसमें कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशि, क्या अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। ओके, चीज समझ में आ गया। अब जो फाई ई होता है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं? हमने कहा मान लो कोई एक क्षेत्रफल है बेटा, ये क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल हमने ले लिया। ठीक है, इसमें से बेटा बहुत सारी रेखाएं पास हो रही हैं। हमने कहा बहुत सारी रेखाएं पास हो रही है। ये देखो, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ये निकल के जा रही रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं पास हो रही हैं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बहुत सारी रेखाएं पास हो रही हैं। तो हम कहें कि यहाँ इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, हम सबका निकालना, क्योंकि ये शेप जो है बेटा कोई ऐसा शेप तो है नहीं कि इसका हम क्षेत्रफल पूरा निकाल लें। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा कि हम छोटा सा पार्ट ऐसे काट लेते हैं, छोटा सा भाग ऐसे काट लेते हैं।
ठीक है, छोटा सा भाग काट लेते हैं, इसमें से छोटा भाग काट लिए, हमने कहा चलो हमने डीए भाग काट लिया, डीए भाग काट लिया, ठीक, डीए भाग काट लिया। ये कुछ ऐसे ही तो कटेगा, मतलब अगर रेखाएं जा रही हैं तो इसको कुछ ऐसा काटते हैं कि ये लगे हमको कि इधर देखो, ये हमने कुछ ऐसा भाग काटा इसके। तो बेटा अगर ये डी ये पार्ट हमने इसका काट लिया, इस वाले का कुल का मानो ए है क्षेत्रफल, कुल का क्षेत्रफल ए है, तो हमने डी ये भाग थोड़ा सा इसमें काट लिया। अब जब रेखाएं इसमें जा रही होंगी तो कुछ रेखाएं इसमें से भी निकलेंगी, इतने से क्षेत्रफल से, मान लो कि इसमें से कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ये यहाँ से आई कुछ रेखाएं, 2-3 रेखाएं इसमें से भी निकल गई। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम उसका पता कर लेते हैं फाई, किसका बेटा, ये छोटे से क्षेत्रफल का फाई ई, लेकिन कौन सा बेटा, छोटा वाला, डी लगा दिया आगे, डेल फाई ई। तो इसका जो बेटा मान होगा कितना होता है, ये डी ए, यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई कितना है, यहाँ पर जिस क्षेत्रफल में ये जहां क्षेत्रफल रखा गया है, ये उस क्षेत्रफल के आसपास कितना ई है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई और डॉट बेटा क्या होता है, ई और डी ए, ई इंटू डी ए को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि ये जो क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र है और कितनी रेखाएं इसके अंदर पास हो रही है, कैसे पास हो रही है, जितना यहाँ पर ई ज्यादा होगा उतनी रेखाएं इसके ई से पास हो रही हैं। तो ई डॉट डी ए को अगर हम गुणा कर दें तो हमारा आ जाता है बेटा क्या, वैद्युत फ्लक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, वैद्युत फ्लक्स, ई और डी ए को हम गुणा कर दें तो। लेकिन अब ध्यान रखिए, ये जो ए होगा हमारा क्षेत्रफल होगा, ये बिल्कुल ई की दिशा में होना चाहिए, मतलब कि अगर ये हमारा क्षेत्रफल है तो ई बिल्कुल ऐसे पास हो, इधर निकल जाए, ई बिल्कुल ऐसे पास हो निकल जाए, तो ई डॉट डी हमारा आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें आपसे कि ये जो रेखाएं हैं बेटा, ये जो रेखाएं हैं ये कुछ ऐसे ना होकर कुछ ऐसे चले, तो मतलब कि ऊपर से आए, ये देखो ऐसे निकल जाए, ऐसे करके ऐसे निकल जाए, ऐसे करके ऐसे निकल जाए, तो बेटा अब ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल तो ऐसे है और रेखाएं कैसे आ रही हैं, ऐसे होके ऐसे जा रही हैं, ऐसे होके ऐसे जा रही हैं। तो इस अवस्था में आप देखेंगे कि जब सीधा रेखाएं जा रही थी तो उतने ही ई में बहुत ज्यादा रेखाएं निकल जाएंगी, लेकिन जब रेखाएं टेढ़ी आएंगी तो रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि जब क्षेत्रफल हमारा सीधा होगा तो रेखाएं सीधी जानी चाहिए, है ना, और अगर टेढ़ी आई तो रेखाएं कम हुई। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो बेटा हमारा ये इसका जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इसकी क्षेत्रफल की दिशा हम देखें, अगर क्षेत्रफल अगर ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसकी दिशा किधर होगी बेटा, ये होगी, ये किसकी, क्षेत्रफल की दिशा होगी, है ना, क्षेत्रफल की दिशा होगी ये ए। और जो रेखाएं हमारी आ रही है बेटा वो इधर जा रही हैं, तो रेखाओं की दिशा किधर होगी बेटा, ये हो गई, ये हमारी ई की दिशा हो गई, हो नहीं हुई। तो इनके बीच में अगर हमारा थीटा का कोण बन रहा है इस ई के बीच में, तो हमको चाहिए कि ये ई है, इस ई का ये वाला कंपोनेंट हमको मिल जाए, जिससे कि हमको सीधा मिल जाए और हमें पता चल जाए कितनी रेखाएं पास हो रही हैं। तो अगर ये ई नीचे जा रहा है और इसको ऊपर इस दिशा में लेके आना है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ से डेल फाई ई की वैल्यू जो हमारी आएगी क्या होगी बेटा, ई डी ए इंटू ई कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ई कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से डेल फाई ई की वैल्यू कितनी आई, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। बात समझ आई, मतलब कि अगर रेखाएं बिल्कुल सीधी जा रही हैं, थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब रेखाएं सीधी निकल रही हैं तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ 0 हो गया, तो क्या बचा, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी, 1 हो गई, क्योंकि cos 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, और थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो cos 1 वैल्यू हो जाएगी। तो क्या बचेगा, ई डॉट डी ए, जो हमने यहाँ लिखा था, ई डॉट डी ए, मतलब अगर सीधी निकल गई तो हमारा ऑटोमेटिक होता जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस रेखाएं तिरछी जा रही है, क्षेत्रफल इधर है, तो रेखाएं कम पास करेंगे, तो उनके बीच में क्या फॉर्मूला आएगा, डेल फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हम रख देंगे वहां से, तो हमको मिल जाएगा कि हमारा डेल फाई ई कितना है, यानी डेल फाई ई इस छोटे से का कितना है। अब देखो, अगर डेल फाई ई मिल गया, मतलब इस छोटे सा क्षेत्रफल का हमको मिल गया क्या, डेल फाई ई, मतलब कि उसका वैद्युत फ्लक्स मिल गया। लेकिन अगर हमको पूरे का निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ का कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब क्या, इसको समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो डेल फाई, अगर डेल फाई ई को हम करते हैं, डेल फाई ई को इसको समाकलन करते हैं, तो इधर भी समाकलन करेंगे, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ये डेल फाई ई का मतलब क्या, इस पूरे का फ्लक्स बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई बन जाएगा, डी हट जाएगा, तो फाई ई की वैल्यू जो होगी बेटा क्या होगी, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये जो होगी बेटा क्या, इसकी इस क्षेत्रफल की क्या होगी बेटा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स मतलब ये हमारा क्या होगा,
ये ई डॉट डी ए कॉस थीटा, इसका क्या करेंगे हम बेटा समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि किसी क्षेत्रफल का अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। पहले छोटे का निकालेंगे फिर इसको समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको फ्लक्स थोड़ा सा यहाँ से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ अन्य बातों की फ्लक्स से संबंधित।